गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है काउंटर क्लेम कब प्रस्तुत किया जा सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है जो अक्सर तमाम अधिवक्ताओं के मन में भी ये सवाल पैदा होता है और तमाम कानून के जो विद्यार्थी हैं उनके मन में भी ये सवाल अक्सर पैदा होता है। काउंटर क्लेम से रिलेटेड भी मैंने कुछ वीडियो पहले मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। बताने का मकसद मेरा ये है कि ये जो वीडियो के नाम मैं बता रहा हूं, इन सभी वीडियो का लेक्चर मैंने एक ही ई बुक में अपलोड किया है, रिटर्न में एक ही ई बुक में दिया है, जिसकी कॉपी पेस्ट मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूंगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो अमेजन साइट पर पहुंच जाएंगे। आप अगर आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको वहां से बाय कर सकते हैं। 99 रुपीज़ प्राइस इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। वो वीडियो यही नंबर 1 है। वाद कारण बाद में उत्पन्न हो तो काउंटर क्लेम कैसे करें। मतलब वादी साक्ष्य समाप्त हो गई, प्रतिवादी साक्ष्य समाप्त हो गई, प्रकरण आर्गुमेंट के स्टेज पर आ गया, तब भी यदि आप काउंटर क्लेम प्रस्तुत करना चाहते हैं तो कैसे करें। ये वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। काउंटर क्लेम क्या है ये भी चैनल पर अपलोड है। सीपीसी आदेश 8 नियम 6 प्रति दावे का व्यापक मार्गदर्शन, ये भी मेरे चैनल पर अपलोड है। काउंटर क्लेम कैसे फाइल करें ये भी मेरे चैनल पर अपलोड है। काउंटर क्लेम के लिए जरूरी दस्तावेज क्या होंगे ये भी चैनल पर अपलोड है। और ये जो वीडियो है कि काउंटर क्लेम कब किया जा सकता है, ये यही वीडियो है। और इसके अलावा काउंटर क्लेम के 2 और वीडियो हैं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। इसका सभी रिटर्न एक ही ई बुक में मेरे द्वारा तैयार किया गया है, उसको मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। अब हम सर काउंटर क्लेम के संबंध में जब चर्चा कर रहे हैं तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के बारे में भी हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। इसमें कुल 158 धाराएं हैं और 51 आदेश हैं। उन्हीं आदेशों में से आदेश 8 नियम 6 का जो काउंटर क्लेम से संबंधित है, इसमें प्रति दावे को परिभाषित किया गया है। यदि वादी न्यायालय में कोई दावा प्रस्तुत करता है तो प्रतिवादी को अधिकार होता है कि वह उसके विरुद्ध काउंटर क्लेम अदालत में प्रस्तुत कर सके। यह प्रस्तुत कब किया जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है, क्या लिमिटेशन होगी, कब वाद कारण होगा, क्या कोर्ट फीस होगी, ये सभी जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में देने वाला हूं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, काउंटर क्लेम में जैसे ही वादी के वाद पत्र की सूचना की तामील प्रतिवादी को पहुंचती है तभी से इसकी लिमिटेशन चालू हो जाती है। जैसे ही अदालत के समन्स की तामील प्रतिवादी को होती है, उसके 30 दिन के अंदर वादोत्तर प्रस्तुत करना होता है और वादोत्तर के साथ ही काउंटर क्लेम भी पेश करना होता है। यदि किसी कारण से 30 दिन के अंदर प्रतिवादी वादोत्तर अदालत में प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो न्यायालय के आदेशानुसार अधिकतम 90 दिवस के अंदर उसको वादोत्तर पेश करना होता है। इसकी लिमिटेशन तामील की दिनांक से प्रारंभ हुई मानी जाती है। यदि काउंटर क्लेम वादोत्तर के साथ, जिसको रिटर्न स्टेटमेंट भी कहते हैं, या आप जवाब दावा वादोत्तर काउंटर रिटर्न स्टेटमेंट, ये तीनों कहते हैं इसको, इसके साथ किसी कारणवश आप प्रस्तुत नहीं कर पाए तो उसके बाद में भी पेश किया जा सकता है। वाद विषय बनने से पहले भी पेश किया जा सकता है। इसी के संबंध में एक साइटेशन है जो मेरी इस बुक में अपलोडेड है, 2018 की है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की। इसमें जो बताया गया है इस साइटेशन में जो उल्लेखित है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। उच्च न्यायालय की साइटेशन है, इसमें यही बताया गया है कि वाद विषय के पहले भी काउंटर क्लेम पेश किया जा सकता है। इसके बारे में भी मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दे दूंगा। अब चूंकि जो हमारा आज का वीडियो है, हम बिना देर करे उस टॉपिक पर चलते हैं। ई बुक मैंने आपके लिए पहले से तैयार करके रखी है, उसमें जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसी के आधार पर मैं आपको ई बुक ही है जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताई थी, उसी के अंदर से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि काउंटर क्लेम जो आदेश 8 नियम 6A से 6G तक परिभाषित किया गया है और ये प्रतिवादी को वादी के दावे के विरुद्ध अपनी स्वतंत्र मांग प्रस्तुत करने का अधिकार देता है। काउंटर क्लेम कब किया जा सकता है इसके बारे में इसमें जो मैंने एक शॉर्ट लेख तैयार किया है आप लोगों के लिए, और इस लेख को तैयार करने का भी मकसद ये है कि आपको आसानी से चीज़ समझ में आ जाए। हमारे वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि चीज़ आपको जो हमारा टाइटल है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। नंबर 1 है मुख्य मुकदमे की सुनवाई के दौरान। काउंटर क्लेम मुख्य मुकदमे की सुनवाई के दौरान दाखिल किया जा सकता है या वादी के दावे के उत्तर में प्रस्तुत किया जाता है, जिसको हम रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं।
उसी के बाद फिर मुख्य मुकदमे के विषय से संबंधित होना सर इसका आवश्यक है। काउंटर क्लेम का विषय मुख्य मुकदमे से संबंधित होना चाहिए। अगर वो काउंटर क्लेम उस वाद विषय से संबंधित नहीं है, किसी अन्य टॉपिक पे, तो आप उसमें प्रस्तुत नहीं कर सकते। जैसे कि वादी ने तो स्वत्व घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया, और आप उसमें जो है कि किसी ऋण के लेन देन का काउंटर क्लेम पेश कर रहे हैं, जो कि उस वाद विषय से, उस वादग्रस्त संपत्ति से संबंधित ही नहीं है, तो वो उस वाद विषय से संबंधित होना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पे, इसको एक उदाहरण भी मैंने इसमें लिखा है, यदि वादी ने संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया है, तो प्रतिवादी काउंटर क्लेम में संपत्ति के स्वामित्व का दावा कर सकता है। मतलब वादी ने कब्जे का दावा किया, तो काउंटर क्लेम में प्रतिवादी स्वामित्व का भी दावा कर सकता है। संपत्ति एक ही है, एक कब्जे का दावा कर रहा है, एक स्वामित्व का दावा कर रहा है, तो इस प्रकार से उसी वाद विषय से संबंधित काउंटर क्लेम उसमें प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 30 है सर, नंबर 3 है सर इसमें, मुख्य मुकदमे की समाप्ति के बावजूद यदि मुख्य मुकदमा समाप्त हो गया तो क्या होगा, काउंटर क्लेम का क्या होगा। यदि मुख्य मुकदमा खारिज हो जाता है तो भी काउंटर क्लेम पर सुनवाई जारी रह सकती है। इसमें यह प्रावधान आदेश 8 नियम 6D में दिया गया है। मतलब काउंटर क्लेम चालू रहेगा, उसमें अंतिम डिसीजन गुण दोषों के आधार पर न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। इसी प्रकार से मुख्य मुकदमे के उत्तर में, सॉरी सर, मुख्य मुकदमे की वापसी के बाद क्या होगा, अगर मुख्य मुकदमा वापस ले लिया जाता है तब क्या स्थिति बनेगी। यदि वादी ने अपना मुकदमा वापस ले लिया, तो अब क्या होगा सर इसमें, तो भी काउंटर क्लेम स्वतंत्र रूप से सुना जाएगा। यह प्रावधान आदेश 8 नियम 6E में दिया गया है। नंबर 5वां है, मुख्य मुकदमे के उत्तर के साथ काउंटर क्लेम को आमतौर पर प्रतिवादी के लिखित बयान के साथ दाखिल किया जाता है। यह प्रक्रिया आदेश 8 नियम 6A के तहत होती है। लेकिन नहीं किया जाता है तो उसकी साइटेशन भी है सर, जो मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताऊंगा मैं। नंबर 6 इसमें अतिरिक्त पक्षकारों को शामिल करने के लिए, यदि काउंटर क्लेम का विषय अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है तो प्रतिवादी उन्हें पक्षकार बना सकता है। मतलब काउंटर क्लेम में जो वाद पत्र में जो वादी और प्रतिवादी गण होंगे वो तो समस्त पक्षकार बनाई जाएंगे उसमें, लेकिन उसके अतिरिक्त भी यदि कोई लोग उससे संबंधित हैं और प्रभावित हैं तो उनको भी इसमें पक्षकार बनाया जा सकता है। यह प्रावधान आदेश 1 में दिया गया है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की। इसमें जो कानूनी प्रावधान बताए गए, कुछ कानूनी प्रावधानों को भी मैं सर बता देता हूं, काउंटर क्लेम से रिलेटेड है हमारे ये। आदेश 8 नियम 6A, काउंटर क्लेम मुख्य मुकदमे के उत्तर के साथ दाखिल किया जा सकता है या मुख्य मुकदमे के समानांतर सुना जाता है। यह आदेश 8 नियम 6A में दिया हुआ है। नंबर 2 है आदेश 8 नियम 6B, वादी को काउंटर क्लेम का उत्तर देने का अधिकार इसमें दिया गया है। नंबर 3 है आदेश 8 नियम 6C, यदि काउंटर क्लेम का विषय मुख्य मुकदमे से अलग है तो इसे अलग मुकदमे के रूप में सुना जा सकता है। यह आदेश 8 नियम 6C में दिया गया है कि यदि वादी आवेदन प्रस्तुत करता है और अदालत में दलील देता है कि इसको अलग सुना जाए, और यदि न्यायालय को उचित प्रतीत होता है तो उसको अलग सुन सकता है, वरना वादी का आवेदन न्यायालय निरस्त भी कर सकता है। आदेश 8 नियम D, ये चौथे नंबर पे सर, मुख्य मुकदमे की समाप्ति के बावजूद काउंटर क्लेम पर सुनवाई जारी रहती है। नंबर 5 है आदेश 8 नियम 6E, मुख्य मुकदमे की वापसी के बाद भी काउंटर क्लेम स्वतंत्र रूप से सुना जा सकता है। नंबर 6 है आदेश 8 नियम 6F, ये बुक में का खा घा घा करके दिए हुए, ये ABCDF में है सब वही सर। काउंटर क्लेम को मुख्य मुकदमों के समान प्रक्रिया के तहत सुना जाता है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो सर निकल के सामने आया है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि काउंटर क्लेम मुख्य मुकदमे के दौरान, उसके उत्तर के साथ या मुख्य मुकदमे की समाप्ति के बाद भी दाखिल किया जा सकता है, और सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत ये अधिकार दिए गए हैं। अब ये सर जो आप देख रहे हैं ये ई बुक है जो मैंने तैयार की है, इसको मैं स्क्रॉल करके ऊपर ले जा रहा हूँ। ये 90 पेज के समथिंग तो इसमें हो चुके हैं। अब मैं इसको यहीं स्टॉप करके बाकी का मैटर अगली ई बुक में तैयार करूंगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी ई बुक हो जाएगी ये। ई बुक तो नाम है सर ये सिर्फ, बाकी जो मैंने आपको बताया है वही उसका लिखित रूप मैंने इसमें दे दिया है। ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, वो जो मैंने अपने 6-7 वीडियो में जो भी जानकारी दी है उस सबको रिटर्न रूप में दे दिया है। कई व्यूवर्स का कहना रहता है कि सर आप जो वीडियो में बताते हैं उसका हमें रिटर्न भी आप उपलब्ध करा दें, तो ये मैंने आपके लिए उपलब्ध करा दिया। ये सर इसका नाम है प्रति दावा दाखिल करने का सही समय सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत। क्या इशू फ्रेम होने से पहले
यह बाद में प्रति दावा दाखिल किया जा सकता है। इशू फ्रेम होने से पहले या बाद में, वाद विषय या कॉज ऑफ एक्शन के पहले या बाद में किया जा सकता है। बिल्कुल सर, किया जा सकता है। और इसी के संबंध में इसी ई बुक में मैंने एक साइटेशन भी तैयार करके रखी है, जो मैं आपको बताता हूँ। मैं स्क्रॉल करके सर नीचे ले जा रहा हूँ मैं, या आप देखते भी जाएं ये, क्योंकि ये जो ई बुक है, यदि आप इसको अमेजोन पे जाकर देखेंगे, जो वीडियो के नीचे इसकी कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं लिंक, आप जब क्लिक करेंगे तो अमेजोन साइट पर पहुंच जाएंगे, तो वो सिर्फ अमेजोन विज्ञापन के बतौर आपको एक पेज ही दिखाएगा, पूरी ई बुक नहीं दिखाएगा। लेकिन मेरे इस वीडियो में मैं आपको पूरी ई बुक दिखा भी रहा हूँ और इसी में से पढ़ के मैं आपको समझा भी रहा हूँ। इसलिए आप इस ई बुक को ध्यान से देख लें। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसमें सर मैंने इसमें भाग में बांटा है सर। इसमें प्रति दावा क्या है, प्रति दावा और वाद का अंतर, प्रति दावे की कानूनी प्रावधान, और भाग 3 में सर इसमें प्रति दावे की प्रक्रिया क्या होगी, प्रति दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा, लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत प्रति दावा दाखिल करने की प्रक्रिया, प्रति दावा प्रस्तुत करने के क्या आधार होंगे, सामान्य आधार, विवादों में प्रति दावा, अनुबंधों में प्रति दावा। और भाग 5 में इसमें बताया गया कि प्रति दावे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान और केस कानून भी इसमें, जैसे कि एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इसमें धारा 6, 9, 26, 1963 के अनुच्छेद 113, जिसमें 3 वर्ष की समयावधि बताई गई है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, उपयोगी सुझाव, ये सब सर इसमें मैंने तैयार किए हैं। इसमें डिस्क्लेमर भी मैंने लिख दिए, क्योंकि मैंने वीडियो में बताया है वही सर मैंने रिटर्न में देने की कोशिश की है। प्रस्तावना भी है इसमें, ये आप देख रहे हैं, मैं स्क्रॉल करके ले जा रहा हूँ और साइटेशन की ओर बढ़ रहा हूँ सर मैं, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की है। प्रति दावे के कानूनी आधार, अनुच्छेद, ये सर आप जो देख रहे हैं, ये मैं आपको मुख्य रूप से साइटेशन बताना चाह रहा था। ये ही वो साइटेशन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की, और सभी जजेस आपको दिखाई भी दे रहा है इसमें, जस्टिस भारत के सर्वोच्च न्यायालय की, जिनके द्वारा ये फैसला दिया गया है। इसमें लाल अक्षरों में नीचे स्पष्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको कि 3 जजों की पीठ ने कहा कि सीपीसी का आर्ड रूल 6A लिखित बयान दर्ज होने के बाद प्रति दावा दाखिल करने पर कोई रोक नहीं लगाता। मेरे एक व्यूवर ने भी ये सवाल पूछा था कि इशू फ्रेम होने से पहले काउंटर क्लेम पेश किया जाएगा कि इशू फ्रेम वाद विषय बनने के बाद प्रस्तुत किया जा सकता है। तो उसका सर जवाब ये साइटेशन ही है, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की साइटेशन है। इसमें आगे बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक अदालत अपने विवेक का प्रयोग कर मुकदमे के मुद्दों को तैयार होने तक लिखित बयान के बाद भी प्रति दावा दाखिल करने की अनुमति दे सकती है। मतलब इसको, जो साइटेशन है, इस साइटेशन का जो मुख्य मकसद इसमें जो बताया गया है कि एक तो कार्रवाई की बहुलता को रोकना है, पुनः परीक्षा की स्थिति को रोकने के लिए भी लिया जाएगा उसको, जब तक साक्ष्य दर्ज करना शुरू नहीं किया गया है काउंटर क्लेम स्वीकार कर सकती है। ये भी इसमें बताया गया है। मुद्दों के निर्धारण और साक्ष्य रिकॉर्डिंग के दौरान कानूनी कार्रवाई में कोई महत्वपूर्ण बढ़ोतरी नहीं होती है। मतलब साक्ष्य प्रारंभ होने से पहले पहले उसमें कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में भी काउंटर क्लेम स्वीकार किया जा सकता है। और कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि मैंने एक वीडियो और बनाया था, तर्क की स्टेज पे भी आप सर पेश कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक मेरे स्वयं का जो प्रकरण है, जिसका उदाहरण देके मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कब किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है और क्यों किया जा सकता है, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस उदाहरण में मिल जाएगा, जो मेरा स्वयं का ही प्रकरण है। और मैं अपने स्वयं के प्रकरण के हवाले से आपको बात बताने जा रहा हूँ। जिसमें आदेश 7 नियम 11, आदेश 11 नियम 12, आदेश 11 नियम 21, आदेश 14 नियम 5 और धारा 151, ये सभी का उपयोग किया गया था और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से किया गया था। ये एक सीखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको सब कुछ प्रैक्टिकली समझ में आ जाए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है सर ये, 2015 का केस है सर ये। 2015 में वादी ने वादग्रस्त संपत्ति का मालिक उसके दादा को बताते हुए स्वतः घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया 2015 में। 2009 में उसके द्वारा एक एफिडेविट स्वयं को इकलौती संतान बताकर नगर पालिका में नामांतरण के लिए प्रस्तुत किया गया और पिता के स्थान पर स्वयं का अकेले का नाम उसके द्वारा करवा लिया गया, जबकि उसकी 3 बहनें और थीं। जब उसने दावा पेश किया 2009 में, जैसे ही हमारे पक्षकार को पता लगा कि उनके मकान के आधे भाग पर उसने नामांतरण करवा लिया है, वैसे ही वो नगर पालिका में गए और आपत्तियां ली और उससे कह दिया कि आप अब हमारा मकान आप खाली कर दो, क्योंकि हमारे पक्षकार का ये कहना था कि ये उनके दादा ने इनके दादा को जब बाढ़ में इनका मकान टूट गया था तब रहने के लिए दिया था। अब जैसे ही
जानकारी हुई, उनके द्वारा लिखित में आपत्तियां दी गई और उसको कह भी दिया गया कि भाई या तो मकान खाली कर दो, अब हमारा आपके प्रति कोई दया भाव नहीं बचा। ये सर आप पूरा केस बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, लिमिटेशन से लेकर जजमेंट तक की स्थिति आपके सामने क्लियर हो जाएगी। अब 2015 में 2011 में जब हमारे पक्षकार को ऐसा लगा कि उसकी रजिस्ट्री करवा लेना चाहिए, तो उनके पिता किसी अन्य को मकान बेच रहे थे, तो उनकी पुत्री के द्वारा ही उसकी रजिस्ट्री करवा ली गई और जो उनकी पुत्री और उनके पति हैं उन्होंने मिलकर उस मकान को खरीद लिया। जैसे ही रजिस्ट्री हुई वैसे ही वादी ने जो नामांतरण शपथ पत्र के आधार पर नगर पालिका में करवाया था, उसके आधार पे व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 के न्यायालय में स्वतः घोषणा का दावा पेश कर दिया और हमारी रजिस्ट्री को शून्य करने की मांग उसके द्वारा की गई। 2015 से चलते 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 2024 आ गया सर। लगभग 8 साल बीत गए। एक बहुत लंबा समय होता 8 साल का सर। 8 साल बीत गए और 2015 के बाद 2017 में मेरे द्वारा उसमें काउंटर क्लेम भी पेश किया गया था, प्रति दावा जिसको हम कहते हैं, जो हमारा आज के वीडियो का टाइटल भी 2017 में, 2015 में बात पेश किया, 2017 में हमने उसमें काउंटर क्लेम पेश किया। 2024 में इसको हाई कोर्ट ने शीघ्र सुनवाई की लिस्ट में शामिल करके माननीय जज साहब को नोटिस दिया कि इसका शीघ्र निराकरण करके आप देवें। माननीय न्यायालय के द्वारा डे टू डे इसमें तारीख लगाई जाने लगी और वादी के साक्ष्य लिए गए, प्रतिवादी के साक्ष्य समाप्त कर दिए गए और जैसे प्रतिवादी के साक्ष्य समाप्त हुए तब वादी की नींद खुली कि उनके द्वारा हमारे काउंटर क्लेम का जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया। 8 साल बाद सर, ये इसमें आपको लिमिटेशन भी मिल जाएगी, कौन से आवेदन किस स्टेज पे पेश किए जाएंगे ये भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा सर इस केस में। बस आप इसको ध्यान से सुनना और समझने की आप कोशिश करना, आपको बहुत कुछ प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा। उन्होंने आर्गुमेंट के लिए प्रकरण नियत किया गया, तो आर्गुमेंट के जस्ट एक दिन पहले जो नियत किया गया था 151 सीपीसी का एक आवेदन उन्होंने तैयार किया और आवेदन में आधार लिखे कि 7 साल पहले न्यायालय की त्रुटि के कारण उसकी आदेश पत्रिका में काउंटर क्लेम का जवाब के लिए पेशी नियत होना लिखा जाना था और वहीं से छूट गई। तो न्यायालय की त्रुटि बताते हुए उन्होंने न्याय हित में काउंटर क्लेम 151 का आवेदन के साथ तैयार करके अदालत में पेशी कर दिया। मेरे द्वारा उसका घोर विरोध किया गया, बताया भी गया कि न्यायालय की त्रुटि की वजह से ऐसा कुछ भी कार्य नहीं हुआ है और ये अपने विलंब को छुपाने के लिए इस प्रकार से ये जो कार्रवाई कर रहे हैं, तो इनका आवेदन निरस्त किया जाए। न्यायालय के द्वारा उनका आवेदन उसके बाद भी स्वीकार कर लिया गया। उसी समय मैंने आदेश 14 नियम 5 वाद विषय में संशोधन के लिए 2 आवेदन पेश किए। नंबर 1 आवेदन में मैंने पेश किया था कि वादी ने उसके दादा को वादग्रस्त संपत्ति का मालिक होना बताया है और वाद पत्र के पेरा क्रमांक 2 में और आदेश 18 नियम 4 के शपथ पत्र के पेरा क्रमांक 3 में इनके दावे का मुख्य आधार है वादी का पिता, वादी का दादा जो संपत्ति का मालिक उन्होंने होना बताया, ये उल्लेख उन्होंने किया है। आदेश 18 नियम 4 उस समय चलते थे सर 2015 में, अब ये बंद कर दिए गए हैं ताकि शीघ्र सुनवाई हो सके। और अब जो बयान होते हैं मुख्य परीक्षण वो डायरेक्ट चीफ होता है, वादी अधिवक्ता चीफ कराता है और अदालत में जो बाबूजी साहब बैठे रहते हैं वो उसको टाइप करके लिखते हैं और उसी पे क्रॉस होता है। पहले ये लिखित में दिया जाता था, तो ये उस समय लिखित में दिया गया था, तो उन्होंने 2 जगह उनके उसमें मुख्य आधार यही माना कि वादी के दादा संपत्ति के मालिक हैं, वो इसी पर अडिग रहे। उसी समय मैंने जो आदेश 14 नियम 5 के आवेदन में 6 वाद प्रश्न का निवेदन किया कि श्रीमान काउंटर क्लेम का जवाब भी इसमें आ गया और हमारे काउंटर क्लेम पे कोई वाद विषय भी नहीं बनाए गए हैं, माननीय न्यायालय के द्वारा काउंटर क्लेम को स्वीकार भी कर लिया गया है। तो इसी दशा में एक मुख्य वाद प्रश्न, क्या वादी के दादा वादग्रस्त संपत्ति के मालिक थे, ये बनाया जाए सर। और उसी के साथ एक आदेश 11 नियम 12 का भी मैंने आवेदन पेश किया कि इस दस्तावेज का प्रकटीकरण शपथ पत्र पर करवाया जाए, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा मेरे आवेदनों को स्वीकार नहीं किया गया और इस प्रकार का कोई वाद विषय नहीं बनाया गया। चलो ठीक है, माननीय न्यायालय है, उन्होंने नहीं बनाया, इसी वजह से मैंने आदेश 11 नियम 12 का पेश किया था और आदेश 7 नियम 11 का पेश किया था, रिजेक्शन ऑफ प्लांट, मतलब वाद का खारिज किया जाना, क्योंकि आदेश 7 नियम 11 में 6 आधार दिए गए हैं। उन्हीं आधारों में से एक आधार यह है कि यदि वाद से कोई वाद हेतु प्रकट नहीं होता है तो भी वाद निरस्त किया जा सकता है। आदेश 11 नियम 12 का भी पेश करने का मेरा मकसद यही था कि डिस्कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब यदि न्यायालय को उचित प्रतीत होता है तो वो वादी या प्रतिवादी से उन दस्तावेजों को अदालत में प्रकट करने का, प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है और यदि वो पेश करने में असफल रहते हैं
तब ऐसी दशा में आदेश 11 नियम 21 के तहत वादी का वाद खारिज भी किया जा सकता है। तो मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष आदेश 11 नियम 12 का आवेदन पेश करके और आदेश 11 नियम 21 के तहत निवेदन किया कि श्रीमान इनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जबकि इनके दावे का मुख्य आधार यही है। ऐसी दशा में इनका दावा खारिज किया जा। क्यों? क्योंकि धारा 104 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 104 में बर्डन ऑफ प्रूफ ये वादी पर था। हमारे काउंटर क्लेम का बर्डन हमारे ऊपर था, ये बर्डन उनके ऊपर था। हमने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख भी पेश किया था जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत किया गया था। उसके गवाह को भी माननीय न्यायालय के समक्ष हमने करवाया था। कुछ अन्य प्रकरणों में, ये तो जो प्रकरण था, इसके अलावा एक रास्ते का और विवाद था मेरे पक्षकार का। उसमें वादी अधिवक्ता जो इसमें थे उन्होंने इससे रिलेटेड कई प्रश्न उसमें पूछे थे। दूसरे न्यायालय में चल रहा था, मेरे द्वारा आपत्ति भी ली गई थी कि श्रीमान ये रास्ते का विवाद है और ये दूसरे प्रकरण के इसमें पूछे जा रहे हैं। तब उस समय गवाह की मनोस्थितियां कुछ ठीक नहीं थी, वो रास्ते के लिए प्रिपेयर थे बयान देने के लिए। तो कुछ स्वीकारोक्ति उनके द्वारा की गई, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी उन्होंने इसमें पेश करी थी। तो मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान बताया भी था कि ये एक पहले से सोच के तहत वहां बयान लिए गए थे और उसकी कॉपी पेश की गई है। उस समय इनकी मनोदशा अलग थी, ये रास्ते के केस के संबंध में आए थे और उस संबंध में बयान दे रहे थे और इनको कोई ज्ञान भी नहीं था। इनके पिता के द्वारा सारा कार्य नगर पालिका में किया जाता था, इनको ये भी नहीं पता था कि कौन मालिक है और कौन नहीं है। तो इस वजह से इस स्वीकारोक्ति को जजमेंट का आधार नहीं बनाया जाए। इसी के अलावा हमने नगर पालिका के रसीदें, बिल सब पेश किए थे जो वादग्रस्त मकान पे हमारे पक्षकार के नाम से थे। तो इस स्थिति में सर जो आदेश 11 नियम 12 का भी मेरा आवेदन अस्वीकार किया गया और जो है कि वाद विषय भी उसमें नहीं बनाए गए और माननीय न्यायालय के द्वारा 104 जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसके संबंध में भी मैंने आर्गुमेंट की थी, लेकिन उसके बाद भी हमारी रजिस्ट्री को आधे भाग का शून्य न्यायालय के द्वारा किया गया और आधे भाग का उनको मालिक बनाया गया। अभी अपील का विषय, हम अपील में निवेदन करेंगे। लेकिन इस मामले में आपको सीखने को सर क्या क्या मिला कि मैंने आर्गुमेंट के स्तर पे आदेश 11 नियम 12, आदेश 7 नियम 11, आदेश 14 नियम 5 ये सभी आवेदन पेश किए थे और इसमें आदेश 14 नियम 5 के तो मेरे स्वीकार भी हो गए थे, कुछ वाद विषय बनाए भी गए थे, लेकिन ये मुख्य वाद विषय उसमें रह गया था। अभी अपील का विषय है तो हम इसको अपील में अब निवेदन करेंगे। तो काउंटर क्लेम हमारे द्वारा 2 साल बाद पेश किया गया था, न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। एक नंबर चीज तो सीखने को सर आपको ये मिली। दूसरी बात ये कि वादी अधिवक्ता के द्वारा 8 साल बाद काउंटर क्लेम का जवाब पेश किया गया था, 8 साल बाद, उसको भी न्यायालय के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो ये सारी स्थितियां, बाकी जजमेंट उसमें हो गया है। अब मैं जजमेंट की कॉपी लूंगा और सारी डिटेल उसमें पढ़ूंगा कि क्या उसमें इंटरप्रिटेशन रहा माननीय न्यायालय का, उसके बाद हम उसमें अपील करेंगे। लेकिन इसमें आपको सीखने को तो सर क्या क्या चीज मिली। आदेश 11 नियम 12, आदेश 7 नियम 11, आदेश 11 नियम 12 और आदेश 11 नियम 21 और आदेश 7 नियम 11, आदेश 14 नियम 5 ये, और इसके बाद धारा 151 और काउंटर क्लेम का आदेश 8 नियम 6 का और वाद पत्र का आदेश 6, ये सब आपको इसमें सर सीखने को मिले। आदेश नियम 110 का भी हमने उसमें निवेदन किया था न्यायालय से कि इसमें समस्त वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया, समस्त प्रॉपर्टी की डिटेल भी छुपाई गई है, शजराए खानदान भी पेश नहीं किया गया है। ये सारे निवेदन हमने माननीय न्यायालय के समक्ष किए थे और इसी के साथ हमने ये भी निवेदन किया था कि ये कम कोर्ट फीस इसमें अदा की गई है कोर्ट फीस एक्ट के तहत, और कुछ हिबानामे के संबंध में भी थे उसमें क्वेश्चंस, तो उसमें भी आपत्ति ली गई थी। ला भी पेश किए गए थे कि मौखिक हिबानामा बगैर गवाह के साबित नहीं किया जा सकता। एक रतन लाल का, एक आंध्र प्रदेश न्यायालय का, एक उच्च न्यायालय का फैसला था, वो भी मेरे द्वारा पेश किया गया था। तो इस प्रकार से सर ये सब चीज सीखने के लिए मैंने उद्देश्य से, मकसद से आपको बताइए प्रैक्टिकली, ताकि जो हमारा वीडियो का टाइटल है और टॉपिक है उसी से रिलेटेड ये सभी चीजें हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसमें आदेश 4 के बारे में सर और बात बता देता हूं। आदेश 4 में वाद संस्थित किए जाने के बारे में बताया है और इसी शीर्षक से कि वाद संस्थित करने के बारे में भी धारा 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 तक बताया। शीर्षक है कि वाद संस्थित किया जाना, वाद संस्थित किया जाना। आदेश 4 नियम 1 में बताया है कि वाद 2 प्रतियों में फाइल किया जाएगा। आदेश 7 नियम 11 जो वाद का खारिज किया जाना है जो उसके आदेश 7 नियम 11 के उपनियम ड में भी ये बताया गया है कि वाद 2 प्रतियों में पेश किया जाएगा। इधर आदेश 4 में भी ये बताया है, उधर 7, 11 ड में भी बताया है। 2 जगह बताया है कि ये एक नेसेसरी प्रावधान है कि वाद 2 प्रतियों में पेश किया जाएगा। यदि वाद 2 प्रतियों में पेश नहीं किया जाता है तो वाद
की मतलब निरस्त भी किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। पंजीकृत पता पेश किया जाएगा। आदेश 8 नियम 6 का के उपनियम 11 में बताया है कि पंजीकृत पता पेश किया जाएगा। 12 में बताया है कि यदि पंजीकृत पता पेश करने में असफल रहता है तो उसकी प्रतिरक्षा काट भी दी जाएगी। लेकिन ये उचित कारण वो न्यायालय में बता देता है तो उसको वापस दोबारा रिकॉर्ड पे लेके उसको इस अवस्था में रखा जाएगा कि उसकी प्रतिरक्षा काटी नहीं गई है, उसको वापस सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये सर जो आज के वीडियो के संबंध में कि वाद कब प्रस्तुत किया जाएगा, कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, इस संबंध में लगभग संपूर्ण कानूनी जानकारी मैंने आपको प्रदान कर दी है। इसमें जो आपको मैं एक जानकारी और दे देता हूं कि जो वाद पत्र का जो जवाब दिया जाएगा तो उसमें जो दावे में जो कुछ चीजें लिखी जाती हैं खास तौर से, जैसे पैरा 1 में क्षेत्राधिकार है, दूसरे में वो समस्त आधार जो आपके द्वारा उठाए जाते हैं। इसमें वाद कारण सबसे महत्वपूर्ण चीज है सर, आपको वाद कारण लिखना होगा, क्योंकि वाद कारण यदि आप एविडेंस समाप्त होने के बाद काउंटर क्लेम लेके गए तो आपको उचित रीजन तो बताना ही पड़ेगा, वाद कारण क्यों पैदा हुआ, किस स्टेज पे पैदा हुआ, तभी माननीय न्यायालय उसको स्वीकार करेंगे, वरना इतनी आसानी से आपका काउंटर क्लेम स्वीकार नहीं होगा। कोर्ट फीस आपको इसमें अदा करनी होगी, लिमिटेशन के तहत आपको पेश करना होगा। लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत आपको इसमें समय सीमा का भी आपको ध्यान रखना होगा। और इसी प्रकार से वकालतनामा, दस्तावेज सूची, साक्ष्य सूची, वाद 2 हरी प्रतियों में पेश किया जाएगा। तलवाने के लिए तमाम सूचियां उसमें लगा के पेश की जाएंगी। और वाद पत्र को अदालत में जज साहब के सामने पेश जब किया जाता है तो जज साहब सबसे पहले यही देखते हैं कि वाद पत्र 2 प्रतियों में है कि नहीं, इसमें पंजीकृत पता पेश किया गया है कि नहीं, इसमें पर्याप्त कोर्ट फीस दी गई है कि नहीं। मेरे द्वारा एक वाद पत्र पेश किया गया था न्यायालय के समक्ष, तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने कागज उठा के देखा और सबसे पहले ये चेक किया कि इसमें ये है कि नहीं पर्याप्त। एक मध्यवर्ती लाभ के भी ऊपर मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि मध्यवर्ती लाभ यदि आप वाद प्रस्तुति दिनांक से कब्जा प्राप्ति दिनांक तक का मांगते हैं तो उसमें कोर्ट फीस अदा नहीं की जाती, वक्त इजरा अदा की जाएगी। लेकिन यदि आपने वाद प्रस्तुति दिनांक से पहले की मध्यवर्ती लाभ की मांग की तो उसी दशा में कोर्ट फीस भी आपको अदा करना होगी। तो इस प्रकार से सर जो आज का जो टॉपिक था उसके संबंध में मैंने आपको लगभग सभी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी प्रदान कर दी हैं। और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।